एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम माय लिटिल पॉपुलर का 57 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जिहान शुइंग शावर लेता है और फिर अपने कपड़े पहन के वो रूम से बाहर निकलता है। शिन्यू ने जो कल रात को एक्सरसाइज किया था, उसकी वजह से उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, इसलिए वो अजीब तरह से चल रहा होता है। जियान शुइंग नोटिस करता है कि शिनयू अजीब तरह से चल रहा है, तो वो उसे पूछता है, शिनयू तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? शिनयू तुरंत जवाब देता है, हाँ, कल किसी कमीने ने मुझे ठोकर मार दिया था। जियान शुइंग पूछता है, तुम्हारा दोस्त चला गया? तो शिनयू कहता है, हाँ, वो चला गया। वो इससे आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही उसके सामने वाले रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से निकलता है फेंग चैंग। फेंग चैंग को अपने सामने देखकर तो जैसे उसे करंट ही लग जाता है। वो तुरंत बोलता है, तुम अभी तक घर नहीं गए? फेंग चैंग उनकी तरफ देख के कहता है, कल रात मैंने कुछ ज़्यादा पी लिया था, जिस वजह से मेरी आंखें लेट से खुली। जियान शुइंग बोलता है, कल रात के लिए थैंक यू। तो फेंग चेंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं। शिन्यो मन में बोलता है, उसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बड़ी कीमत चुकाई है। फेंग चेंग ने शिन्यो के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि चलो आज दोपहर का लंच मैं करवाता हूँ। जियान शुइंग के सामने उसने ज़्यादा हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। उसने एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई को ज़्यादा भूख नहीं लगी, हम वापस जा रहे हैं। यू फेंग चैंग ने कल ही उनकी मदद की थी। जियान शुइंग उसे सीधे मना नहीं कर सकता था, लेकिन उसका खाने का भी मन नहीं था, वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था। इसलिए वो कहता है, यू फेंग चैंग, क्या तुम्हें वो जगह याद है जहाँ पे तुम बचपन में अपने अंकल के साथ आया करते थे? यू फेंग चैंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उनकी बातें सुनकर शिन्यू का दिल धक धक कर रहा होता है। वो मन में बोलता है, आखिर मेरे भाई ने इस बात का जिक्र क्यों किया? जियान शुइंग कहता है, मैंने कल रात को कुछ ज़्यादा ही पी लिया, मैं बिल्कुल भी डिनर नहीं करना चाहता। क्यों ना तुम हमारे साथ आकर उस जगह को फिर से देख लो, इससे तुम्हारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। शिन्यू मना करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी यू फेंगचैंग बिना हिचकिचाहट कहता है, ठीक है, मैं भी उस जगह को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये बोलकर वो शिन्यू की तरफ देखता है और उसे आंख मारता है। जियान शुइंग तो शिन्यू की ओर देखता भी नहीं है, वो सीधे आगे बढ़ जाता है। फेंग चैंग ने शिन्यू के कंधे को जकड़ रखा था और उसकी ओर देखकर इविल स्माइल कर रहा था। शिन्यू उसे घूर रहा होता है और अपनी आंखों से धमकाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फेंग चैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके माथे पे किस करता है और उसे छोड़ देता है। आगे वो लोग चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। वहाँ का आदमी कहता है, मिस्टर यू, आपने कल रात को जो सामान यूज़ किया है और 2 कमरों का किराया लगाकर इतना हुआ, हम आपके वीआईपी कार्ड से इस पेमेंट को काट लेंगे, तो प्लीज़ आप बिल पे साइन कर दीजिए। यू फेंगचैंग बिना देखे उस बिल पे साइन करने लगता है। उस समय जियान शुइंग उसके बगल में खड़ा होता है। अचानक जियान शुइंग की नज़र बिल पे लिखे एक वर्ड पे जाती है। वहाँ लिखा होता है कॉन्डम। वो उस वर्ड को देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ तो अजीब लगता है, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका सर पहले से ही बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। आगे वो लोग ग्रैंडफादर के घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। कार में जियान शुइंग फेंगचेंग से पूछता है, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? क्या वो नए साल में भी वापस नहीं आया? फेंगचेंग कहता है, नहीं, वो वापस नहीं आए, वो किसी मिशन पे गए हैं। ये सुन के जियान शुइंग बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या वो नए साल में भी वापस नहीं आ सकता था? फेंग चेंग जियान शुइंग से पूछता है,
वैसे आप लोग मिडिल स्कूल में क्लासमेट थे, है ना? चियांशुंग बोलता है, उस समय की बात करें तो वो मेरा क्रश था। मैं उसका पीछा किया करता था। ये सुनकर फैंगचैंग ने स्टीयरिंग व्हील पर से अपनी पकड़ खो दी, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ा और वो जाकर किनारे से टकरा गई। इससे कार में बैठे दोनों लोग थोड़े से घबरा गए। जियांशुइंग एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या तुम हैरान हो? बेशक मैंने उसे कन्फेस किया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। हम दोनों के बीच काफ़ी फाइट हुई, फिर जाकर हम दोनों ब्रदर्स बन गए। यू फैंगचेंग कुछ नहीं बोलता, उसके चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन होते हैं। फैंगचेंग को ऐसे देखकर शिन्यू हैरान होता है। वो मन में सोचता है, अगर मेरे भाई की बात की जाए तो मेरा भाई काफ़ी यंग था, तभी से उसे लड़के पसंद थे। उसने इस बात को कभी छुपाया नहीं, उसने सबको बताया। हुआ क्या, दिखने में काफ़ी हैंडसम है, लेकिन फिर भी वो मेरे भाई का टाइप नहीं है। शिन्यू इसलिए ऐसा सोच रहा होता है क्योंकि जियांशु इनको क्यूट लड़के पसंद होते हैं और वो हमेशा से ही टॉप रहा होता है। लेकिन जब से उसे लियू से प्यार हुआ होता है, उसे बॉटम बनना पड़ता है। अभी शिन्यू फैंगचेंग को देखकर सोच रहा होता है, मुझे पता है वो गुस्सा है। उसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा है। जब वो लोग ग्रैंडफ़ादर के घर पहुंचते हैं, तो यू फेंगचेंग नॉर्मली बिहेव करने लगता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इससे शिन्यू को काफ़ी राहत मिलती है। जियान शुइंग यू फेंगचेंग को ग्रैंडफ़ादर से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर आराम करने के लिए वो अपने कमरे में चला जाता है। ग्रैंडफ़ादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओ बूढ़े यू के पोते, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तो तुम शिन्यू से भी छोटे थे, लेकिन अब देखो, अब तो तुम शिन्यू से भी लंबे हो गए हो। वैसे तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर कैसे हैं? यू फेंगचेंग और ग्रैंडफ़ादर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। शिन्यू उनके बगल में खड़ा होकर बोर हो रहा होता है। वो मन में सोचता है, वो दोनों इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि यू फेंगचेंग आज रात के खाने तक यहाँ रुकेगा, लेकिन अगर वो ऐसे ही अच्छी-अच्छी बातें करते रहें, तो शायद ग्रैंडफ़ादर उसे आज रात रुकने के लिए कह सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद ग्रैंडफ़ादर शिन्यू से कहता है, शिन्यू तुम बाहर जाओ और फेंगचेंग को घुमा कर लाओ। शिन्यू तुरंत फेंगचेंग को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, यस सर। आगे वो दोनों बाहर होते हैं। शिन्यू कहता है, तुम अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन यहाँ याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। तुम जब यहाँ आए थे तो तुम काफ़ी छोटे थे। तुम्हें इस बारे में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। और वैसे भी यहाँ रात में बहुत ठंड होती है। फैंगचेंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? शिन्यू कहता है, हाँ, तुम यहाँ रह के भी क्या कर लोगे? फैंगचेंग कहता है, लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। मुझे इस जगह को अच्छे से देखना है। कम से कम मैं 2 दिन तो रुकना ही चाहता हूँ। शिन्यू दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फैंगचेंग हंसते हुए कहता है, मैं कहाँ दूर जा रहा हूँ? और उसकी ओर झुक के उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या अब तुम्हें मुझे देख कर शर्म आ रही है? मुझे पता है कि तुम्हें कल रात के बारे में सब कुछ याद है, तो ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। शिन्यू कहता है, बकवास, मुझे तुम्हें देख कर शर्म नहीं आ रही है। फैंगचेंग उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज करता है और कहता है, ये अच्छा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे। क्या तुम ये याद नहीं करना चाहते कि तुम मुझे कैसे धमकाया करते थे? इन 2 दिनों में मैं तुम्हें कुछ न कुछ तो याद दिला ही दूंगा। शिन्यू एक कदम पीछे लेते हुए कहता है, नहीं, मुझे याद नहीं करना। फैंगचेंग उसकी ओर बढ़ते हुए उसके कान में फुसफुसा के कहता है, कल रात के लिए मुझसे नाराज़ मत हो। आखिरकार तुमने मेरी फर्स्ट किस ली है, तो तुम्हें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। ये सुन के शिन्यू बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा होता है।
तो फेंगचेंग कहता है, तुम मुझे एलियन की तरह क्यों देख रहे हो? फिर वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें जो तुम सूअर पालते हो बिल्कुल उनकी तरह लग रहा है। ये बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। जब फेंगचेंग थोड़ी दूर चला जाता है तब जाके शिन्यू को एहसास होता है कि फेंगचेंग ने उसे क्या बोला। वो गुस्से में कूदते हुए कहता है, तुम वो हो जो सूअर हो। मेरे पास एक सूअर है जिसका नाम यू फेंगचेंग है। जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो उसके चारे में पी कर दूँगा। फेंगचेंग वहाँ से चला जाता है। शिन्यू वहीं पे खड़ा होकर रोते हुए फेंगचेंग की बात को याद कर रहा होता है। फेंगचेंग ने कहा था कि मैंने उसका फर्स्ट किस ले लिया है। क्या वो तब की बात कर रहा है जब हम बच्चे थे? उस समय फेंगचेंग बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बेशर्म है। आजकल के लोग टाइम ट्रैवल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। काश मुझे भी एक चांस मिलता, फिर मैं बचपन में वापस जाकर उस यू फेंगचेंग के बच्चे को अच्छे से सबक सिखाता। हालांकि बचपन में मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन अभी मुझे चांस मिले तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा, ताकि वो बड़े होकर इतना बेशर्म ना बन जाए। हालांकि फेंगचेंग ने अपना बदला ले लिया है, मेरे साथ रात बिताकर। अभी भी मेरा बर्ड बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि पूछो ही मत। लेकिन क्या करूँ, मैं सबके सामने रो भी नहीं सकता। कल रात तो थोड़ी देर करने के बाद ही मैं बेहोश हो गया। पता नहीं उस कमीने ने मेरे साथ कितने बार किया। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। शिन्यू डिनर करने के बाद अपने कमरे में वापस आता है। वो काफ़ी थका हुआ होता है और उसे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही होती है। वो मन में बोलता है, फाइनली अब मैं सोने जा रहा हूँ। मेरा बट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। दिन भर नॉर्मली प्रिटेंड करते करते मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब मुझे जैसे कंफर्टेबल लगेगा मैं वैसे ही सोऊंगा। वो जैसे ही बेड पे जाता है उसे नींद आ जाती है। आधी रात हो चुकी होती है। शिन्यू फील करता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो थोड़ी सी आँख खोल के अपने सामने देखता है। उसे बटन दिखाई देता है। फिर वो अचानक ही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि फेंगचेंग उसके बहुत ज़्यादा करीब सोया होता है। रूम की खिड़की थोड़ी सी खुली होती है। चांद की रोशनी सीधे फेंगचेंग के फेस पे पड़ रही होती है। उस टाइम फेंगचेंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। थोड़ी देर तो वो उसे गौर से देखता है, फिर उसे खुद से दूर पुश करने लगता है। पुश करने की वजह से फेंगचेंग उठ जाता है और वो उससे बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? शिन्यू कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? आखिर तुम मेरे बेड पे कर क्या रहे हो? फेंगचेंग कहता है, ग्रैंडमदर जब गेस्ट रूम साफ कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बेड बहुत ज़्यादा गंदा है और उसके कंबल सड़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। शिन्यू कहता है, क्या मैं अग्री था? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और सीधे आकर सो गए। फेंगचेंग कहता है, क्या ये मुझे पूछने की ज़रूरत है? मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, समझे? शिन्यू बोलता है, अपना मुंह बंद करो। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है और फेंगचेंग उसे हग करने की कोशिश कर रहा होता है। शिन्यू चिल्ला के कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी फेंगचेंग कहता है, मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम्हारा भाई बगल वाले रूम में सो रहा है। इस पुराने घर में साउंड प्रूफिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम फिर से मुझे भगाने की कोशिश करते हो तो मैं चिल्लाऊंगा। मैं कहूँगा कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। शिन्यू बोलता है, तुम चिल्लाओगे? ज़रा ये बताओ कि कौन किसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है? फेंगचेंग इससे आगे उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। वो उसे किस करने लगता है। वो तब तक उसे किस करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। वो उसे कहता है, मैं तो बस यहाँ सोने आया था, तुमने ही मुझे प्रवोक किया। शिन्यू कुछ नहीं बोलता। फेंगचेंग बोलता है, कल रात भी तुम ऐसे ही सोए थे। घबराओ मत, ये पहली बार नहीं है जब तुम मेरे साथ ऐसे सो रहे हो। आगे फेंगचेंग शिन्यू के गाल पे अपना फेस रब करते हुए कहता है, सो वार्म।
शिन्यू उसकी ओर देखकर ब्लश करते हुए मन ही मन बोलता है, सो वार्म। तुम्हें ऐसे गले लगा के सोने से मुझे बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है। आगे वो फेंगचेंग से पूछता है, तुम अपने हाथ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे? फेंगचेंग कहता है, नहीं अभी मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने पहले से ही इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को ढूंढ लिया है। शिन्यू कहता है, अगर तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हुआ तो तुम मेरे ओपोनेंट नहीं रहोगे। फेंगचेंग कहता है, भले ही मेरा हाथ ठीक ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शिन्यू चिल्ला के बोलता है, तुम इतने ज़्यादा ठरकी कैसे हो सकते हो? फेंगचेंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने कल रात का भरपूर आनंद उठाया, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहना एक औरत के साथ रहने से ज़्यादा आरामदायक है। शिन्यू कहता है, बस करो, क्या तुम पहले किसी औरत के साथ सोए हो? फेंगचेंग कहता है, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा भाई दूसरे कमरे में है। अगर तुम्हें किसी का उदाहरण लेना ही है तो तुम अपने भाई को क्यों नहीं लेते? शिन्यू उसे मुक्का मारते हुए कहता है, ठीक है, मुझसे थोड़ा दूर सो। फेंगचेंग बोलता है, मैं तभी सोऊंगा जब तुम मुझे हक करने दोगे। शिन्यू चाहे उसे जितना मना कर दे, फेंगचेंग को जो करना रहता है वो करके ही रहता है। आगे वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोए होते हैं। अगली सुबह वो दोनों एक साथ जॉगिंग कर रहे होते हैं। फेंगचेंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी ये झील याद है? शिन्यू कहता है, मुझे याद है, जब हम बच्चे थे तो मैं यहाँ नाव चलाया करता था और तुम मछलियाँ पकड़ा करते थे। एक बार मैं यहाँ पे गिर गया था तो मेरे भाई ने मुझे बाहर निकाला था। फेंगचेंग पूछता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? शिन्यू कहता है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम्हारी फर्स्ट किस यहीं पे चुराई थी? क्या सच में ऐसा हो सकता है? फेंगचेंग कहता है, उस समय यहाँ पर एक नाव थी जिस पे हम दोनों फंस गए थे। उस समय तुम कहने लगे कि तुम्हें शादी करने वाली खेल खेलना है। मैंने मना किया तो तुम जबरदस्ती कहने लगे कि मैं एक लड़की हूँ। मैंने इस बात पे पूरी तरह इनकार कर दिया कि मैं एक लड़की हूँ, तो तुम कहने लगे कि तुम झूठे हो और फिर तुमने मुझे किस कर लिया। शिन्यू इमेजिन करने लगता है कि कैसे मैंने उसे लड़की समझ के किस कर दिया। फेंगचेंग उसे पकड़ के कहता है, तुम्हारे कारण मैं काफ़ी समय तक दुखी रहा। तुम्हें नहीं लगता कि उस साल तुमने मुझे सदमा दे दिया था? तुम्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शिन्यू कहता है, वो तो काफ़ी साल पहले की बात है, तुम्हें अभी नाराज़ नहीं रहना चाहिए। फैंगचिंग बड़े ही डरावने तरीके से कहता है, मुझे इस चीज़ से नफरत है। शिन्यू डरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सच में? फैंगचिंग कहता है, मैं तुम्हें जल्द ही या बाद में मार ही डालूंगा। शिन्यू से मिडिल फिंगर दिखा के वहाँ से भागने लगता है। फैंगचेंग उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम इतनी तेजी से भाग रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो गई है। शिन्यू कहता है, तुम कमीने मेरे पीछे मत आओ।